हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी सेकंड सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक ले रहे हैं, बेस हाइड्रोलिसिस कंजुगेटेड बेस मैकेनिज्म। मोस्ट टाइम टॉपिक है गाइस, हमेशा एग्जाम में आते रहता है, तो इसको आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने हैं तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया है, तो चेक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं बेस हाइड्रोलिसिस क्या होता है। जब किसी कॉम्प्लेक्स की या कोई एक कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, तो जब हम किसी कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन बेस से करवाते हैं या क्षार से करवाते हैं, ठीक है, जब कोई हमारे पास संकुल होता है या कॉम्प्लेक्स होता है, उसकी जब हम रिएक्शन किससे करवाते हैं, किसी बेस से या क्षार से करवाते हैं, तो लिगेंड का प्रतिस्थापन क्षार द्वारा हो जाता है। ठीक है, उसका जो प्रतिस्थापन होगा वो किसके साथ हो जाता है, क्षार के द्वारा हो जाता है या बेस के द्वारा हो जाता है। मतलब कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन अगर हम बेस से करवाएंगे तो उसका जो प्रतिस्थापन होगा कैसे होगा, वो बेस के द्वारा ही होगा। ठीक है, और इसे बेस हाइड्रोलिसिस कहते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में। यदि हम किसी संकुल को या किसी कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन किसी क्षार से करवाते हैं, ठीक है, तो उसमें जो लिगेंड का जो प्रतिस्थापन होगा वो किसके द्वारा हो जाएगा, क्षार के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, इसे बेस हाइड्रोलिसिस कहेंगे हम। ठीक है, काफ़ी इजी सा है। तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स क्या है, CONH3 मल्टीप्लाई 2+। अब ये कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, ठीक है, और इस कॉम्प्लेक्स में हम क्या OH माइनस ले रहे हैं, यानी बेस ले रहे हैं, हम क्षार ले रहे हैं। अब इसकी रिएक्शन हम इससे करवाएंगे, क्षार से करवाएंगे, तो हमारे पास क्या होगा, बेस का प्रतिस्थापन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पर जुड़ जाएगा। कैसे, OH यहाँ आ जाएगा और ये जो X है, सॉरी ये मल्टीप्लाई बोल रही थी, X है ये, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर जुड़ जाएगा और X क्या है, इधर प्लस के साथ बाहर निकल जाएगा। ठीक है, माइनस के साथ। आ रहा है समझ में, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, प्रतिस्थापित हो जाता है, प्रतिस्थापन हो जाता है इसका। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो इसकी क्रियाविधि दो प्रकार से होती है, जो निम्न प्रकार से है। ठीक है, ये दो कंडीशन में कंप्लीट होती है ये क्रिया। तो देखते हैं, फर्स्ट है SN2 मैकेनिज्म। यह मैकेनिज्म एक स्टेप में पूर्ण होती है। ठीक है, मतलब इसके लिए जैसे कि आपने देखा होगा बहुत बार क्या होता है कि जो रिएक्शन होती है पहले इसके साथ होगा, फिर इसमें कुछ और जोड़ देंगे, फिर होगा, फिर उसमें कुछ और जोड़ेंगे, मतलब स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर चलता रहता है। ठीक है, तब जाके कोई रिएक्शन या रिएक्शन कंप्लीट होती है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, ये एक ही स्टेप में होती है। ठीक है, हमने क्या किया, डायरेक्ट हमारे पास एक संकुल ले लिया, हमने कॉम्प्लेक्स ले लिया, इसके साथ हमने वो क्षार या बेस जोड़ दिया। ठीक है, और इसकी रिएक्शन करवा दी बेस के साथ, तो फिर क्या हो गया, फट से हमारे पास यहाँ पर इसका प्रतिस्थापन हो गया क्षार का। ठीक है, तो ये एक ही स्टेप में जो है रिएक्शन कंप्लीट हो गई हमारी। ठीक है, हमें यहाँ रिजल्ट के लिए बहुत सारे स्टेप की जरूरत नहीं पड़ी, हमारा रिजल्ट एक ही बार में आ गया। तो इसलिए क्या कह रहा है यहाँ पर कि एक स्टेप में पूर्ण होती है ये रिएक्शन। ठीक है, तथा इसमें मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था बनती है। ठीक है, तथा इसकी कोटि 2 होती है। मैकेनिज्म 2 है तो क्या होगा इसकी, इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं, SN2 है तो क्या होगा, इसकी कोटि भी क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, तथा प्रायोगिक तौर पर यह क्रियाविधि गलत है। गलत क्यों है वो हम आगे समझते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको इस तरह से इसकी रिएक्शन देख लेते हैं, इसके बाद में इसकी थ्योरी और अलग से दी गई है, तो उसको हम पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर ले लिया है हमने वही कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और इसको हमने OH बेस के साथ रिएक्शन करवाई तो हमें मिल गया ये। फिर इसमें फास्ट रिएक्शन होगी तो ये फिर क्या होगा, OH यहाँ पर सेम चीज़ें हमने यहाँ से उठाकर हमने ये ले लिया और यहाँ पे K ऐड कर दिया। K क्या है, यहाँ पर एक कांस्टेंट है, और इसको हमने इस तरह से, मतलब यहाँ पर क्या है, एक कांस्टेंट जोड़ दिया बस, और ये जो रिएक्शन थी तो ये इतना हो जाएगा और OH जो बाहर निकल कर ब्रैकेट में चला जाएगा। ठीक है, क्या हुआ, हमने क्या किया, हमने यहाँ पर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स था जैसे कि यहाँ पे था, अब हमने यहाँ पे बेस जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन में यहाँ पर बेस लिख दिया हमने, या बेस से हम करवा रहे हैं, तो हमारे पास क्या चीज़ हो गया, यहाँ पे OH आ गया था और ये बाहर चला गया था। ठीक है, लेकिन अब हम इसको साथ में ले रहे हैं, हम तीनों चीज़ों को, मतलब कि क्या, एक्स को, OX को और ये जो कॉम्प्लेक्स है इसको हमने साथ में ले लिया। अब ये बहुत फास्ट रिएक्शन होगी, फास्ट रिएक्शन होगी तो क्या होगा, यहाँ पे ये OH इसके साथ जुड़ जाएगा और X जो है वो बाहर निकल जाएगा, और इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर K लिख सकते हैं, और ये K के साथ हम इन्हें X इधर जोड़ दिया और बाहर ये OH बाहर निकल गया। ठीक है, ये क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसकी जो रिएक्शन होगी वो 2 स्टेप में 2 होगी। ठीक है, कोटि क्या होगी, 2 होगी इसकी। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे इसकी थ्योरी तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आगे कह रहा है, इस क्रियाविधि के अनुसार अभिक्रिया का वेग क्षार NOH की सांद्रता के समानुपाती होता है। क्या कह रहा है, इस जो क्रियाविधि है या क्रियाविधि अभिक्रिया का जो वेग होगा वो क्षार या बेस की सांद्रता के समानुपाती होता है। अतः अभिक्रिया का वेग
क्षार की सांद्रता पर निर्भर नहीं करना चाहिए, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्रायोगिक तौर पर यह देखा गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन की क्षार की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, अतः मैकेनिज्म सही नहीं है। अब ये जैसे कि यहाँ पर बोला गया था कि आमतौर पर ये जो है प्रायोगिक तौर पर यह क्रियाविधि गलत है। अब ये क्रियाविधि गलत क्यों है, तो इसमें क्या कह रहा है कि इस क्रिया मतलब कि ये जो रिएक्शन है या क्रियाविधि है, ये क्या कह रही है कि अभिक्रिया का जो वेग होता है वो क्षार की सांद्रता के समानुपाती होता है। इसका मतलब यह है कि अभिक्रिया का वेग जो है क्षार की सांद्रता पर निर्भर करना चाहिए, ठीक है, परंतु ऐसा होता नहीं है। वास्तव में प्रायोगिक तौर पर यह देखा गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन की क्षार की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर निर्भर नहीं करता है, और ये क्या करता है, कह रहा है कि निर्भर करता है, तो इसलिए ये क्या है, मैकेनिज्म सही नहीं है, ठीक है, आ रहा है समझ में। फिर आता है SN1। तो यह मैकेनिज्म वैज्ञानिक गेरिक ने दी थी, ठीक है, वैज्ञानिक का नाम क्या था, गेरिक था। इस अभिक्रिया की कोटि 1 होती है, ठीक है, आपको इसको जैसे कि SN1 है तो इसकी कोटि 1 होगी, और वो SN2 है तो उसकी कोटि कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। इस चीज़ से आप इस तरह से माइंड में आप बिठा सकते हैं इसको, ठीक है, याद कर सकते हैं कि SN1 है तो इसकी कोटि क्या होगी, 1 होगी, और वो SN2 है तो उसकी कोटि क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। इस अभिक्रिया के मध्यवर्ती संयुग्म क्षार यानी कंजुगेटेड बेस बनता है। इससे क्या होता है, प्रतिस्थापित नहीं होता है, कंजुगेटेड होता है। जैसे कि ये यहाँ पर हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स है, एक्स है, सेम वही चीज़ ले रहे हैं, वही वाला कॉम्प्लेक्स हम इसमें ले रहे हैं, और इसमें OH जोड़ दिया हमने। अब ये क्या रिएक्शन, वो रिएक्शन फास्ट होती थी, ये रिएक्शन कैसी होगी, स्लो होगी, ठीक है। और इसमें क्या होगा, एक्स हटा दिया जाएगा और यहाँ पे OH जुड़ जाएगा इसमें, ठीक है। अब इस क्रियाविधि 3 चरणों में पूर्ण होती है, वो एक स्टेप में होती थी, ये 3 चरणों में होती है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है, इस स्टेप से बेस की क्रिया कॉम्प्लेक्स से होती है तथा बेस कॉम्प्लेक्स ऐसे लिगेंड से क्रिया करता है जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन परमाणु हो। अब यहाँ पर देखिएगा, उसमें और इसमें हम डिफरेंट देखते चलेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसमें क्या था, एक स्टेप में पूरी हो रही थी वो रिएक्शन। अब इसमें क्या करेंगे, इस स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेप है, 3 चरणों में होती है तो हम फर्स्ट स्टेप पढ़ रहे हैं इसका। तो इसमें कह रहा है कि इस स्टेप से बेस की क्रिया कॉम्प्लेक्स से होती है, ठीक है। किसी भी क्षार की क्रिया किससे होगी, एक कॉम्प्लेक्स से होती है, जैसे कि यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तथा बेस कॉम्प्लेक्स ऐसे लिगेंड से क्रिया करता है, मतलब ये जो बेस है ये ऐसे लिगेंड से क्रिया करता है जिसके पास क्या हो, एसिडिक परमाणु हो, ठीक है, क्या हो, एसिडिक परमाणु हो। यह बेस लिगेंड से क्रिया कर H2 अणु का निर्माण करता है, ठीक है, जैसे कि अभी हम यहाँ पर देखेंगे। और तथा कंजुगेटेड बेस का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर देखिएगा, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्या है, ये कॉम्प्लेक्स है पहले वाला ही, और इसमें हमने बेस ऐड कर दिया है। अब ये क्या होगा, यहाँ पे कह रहा है कि ये जैसे कहाँ पर लिखा होता, हाँ, यहाँ पे हमने ये यहाँ पे NH2 जोड़ दिया, कैसे कि यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन परमाणु ऐड कर देते हैं यहाँ पे। और फिर क्या होता है, यहाँ पे बेस लिगेंड से क्रिया करके, मतलब यहाँ पर जो लिगेंड होते हैं इनसे क्रिया करके क्या करता है, H2O अणु का निर्माण करता है, ठीक है। इसके पास क्या होना चाहिए, मतलब कि ये रिएक्शन ऐसे कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्ट करती है जिसके पास क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन परमाणु होता है, जैसे ये होता है। इस एसिडिक में हमने क्या लिया है, एग्जाम्पल NH2 लिया हुआ है, ठीक है। और फिर ये रिएक्शन कंप्लीट करके हमारे पास क्या मिलता है, यहाँ पर H2 अणु का निर्माण होता है, ठीक है। अब ये R बराबर क्या है, ये रेट ऑफ रिएक्शन के लिए होता है, और ये क्या है, K कांस्टेंट है। अब इसमें क्या होगा, NH3 जोड़ देंगे हम यहाँ पे, ठीक है, और ये यहाँ का 5 ये, ठीक है, और मल्टीप्लाई एक्स को यहाँ ऐड कर देंगे और फिर 2+, जैसे कि यहाँ का दिया गया है। फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। इसकी कोटि कितनी होगी, 1 होगी। आ रहा है समझ में, आगे देखते हैं। फिर है सेकेंड स्टेप, कंजुगेटेड बेस स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए लिगेंड का त्याग करता है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि सेकेंड स्टेप में कंजुगेटेड बेस स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, इसकी जो स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए लिगेंड का त्याग करना पड़ता है। यह स्टेप स्लो गति से होता है, अतः ये RDS होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास जो हमें जो कॉम्प्लेक्स प्राप्त हुआ था NH2 को लेकर, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसकी रिएक्शन स्लो होगी, ठीक है, और इसमें क्या होता है, लिगेंड को त्यागना पड़ता है, ठीक है। तो हमने क्या क्या चीज़ें को यहाँ पर, ये CO NO और OS को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, और इसको ये लिगेंड को त्याग देगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचेगा, रेट ऑफ रिएक्शन K है कांस्टेंट, और यहाँ पर CO का CO NH3 5 और NH2, ठीक है, NH2, और यहाँ पे X,
ये वाला एक्स हमने यहाँ ऐड कर दिया, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, 1 हुआ हमारे पास। अब थर्ड स्टेप है कोऑर्डिनेशन नंबर OS वाली स्पीसीज जल से क्रिया करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती है। यहाँ पे क्या कह रहा है, जो कॉम्प्लेक्स होगा कोऑर्डिनेशन नंबर वाली OS स्पीसीज, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है इसके साथ हमने क्या किया, H2O का फॉर्मेशन कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे CONH3 5OH 2+, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, जल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब एविडेंस इन द फोर्स ऑफ कंजुगेटेड बेस मैकेनिज्म, तो इसमें देखते हैं। फर्स्ट में SN1 मैकेनिज्म के अनुसार अभिक्रिया का वेग क्षार यानी OH, ठीक है, कि सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, जबकि SN2 में क्या कह रहा है कि SN2 मैकेनिज्म के अनुसार अभिक्रिया का वेग क्षार की सांद्रता पर निर्भर करता है, जो कि सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि हमने कहा था निर्भर करता है कह रहा है, जबकि निर्भर नहीं करता है। हमें ये इसलिए इसको ये कह रहा है, जो SN2 मैकेनिज्म जो थ्योरी है उसमें ये कहा गया है कि ये सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, क्या अभिक्रिया का वेग क्षार की सांद्रता पर निर्भर करता है, जबकि ये सही नहीं है, ठीक है। इसलिए हमने इसको क्या माना है, गलत माना है। सेकेंड नंबर में देखते हैं कंजुगेटेड बेस एंड CB। कंजुगेटेड बेस को इस शॉर्ट फॉर्म में CB कहा गया है। तो मैकेनिज्म के से अभिक्रिया के वेग नियतांक को जो मान निकाला जाता है वह मान प्रैक्टिकली वैल्यू से मेल भी रखते हैं, जैसे कि रेट ऑफ रिएक्शन K CB क्या है, कंजुगेटेड बेस कहा गया है, ठीक है। तो इसको K यहाँ हो जाएगा ये, और बराबर करके R/CB इस तरह से हो जाएगा। आगे देखते हैं थर्ड नंबर में Ne2- और I3 आदि चंबल इस नहीं होते हैं और ये NH3 के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं और बेस हाइड्रोलिसिस को रिप्रेजेंट नहीं करते। इसका वर्णन SN1 या CB मैकेनिज्म से किया जाता है, ठीक है। जो Na2 है और I3 है वो क्या करते हैं, प्रबल इस नहीं होते और ये NH3 के साथ रिएक्शन नहीं करते, ठीक है। अब आगे देखते हैं। SN1 रिएक्शन में कॉम्प्लेक्स का त्याग कर एसिड का कार्य करता है तथा जल का निर्माण करता है। इस प्रकार इस रिएक्शन में कंजुगेटेड बेस का निर्माण होता है। क्या कह रहा है यहाँ पर कि जो SN1 रिएक्शन में कॉम्प्लेक्स का त्याग कर एसिड का कार्य करता है, कौन, NH3, ठीक है, तथा जल का निर्माण करता है। इस प्रकार रिएक्शन में कंजुगेटेड बेस का निर्माण होता है। इसी कारण इससे रिएक्शन को कंजुगेटेड बेस रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये CONH3 5X + OH, ठीक है, और फिर यहाँ पे NH3OH और यहाँ पर X क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। फिर 5 नंबर में देखते हैं, इस मैकेनिज्म के द्वारा ऐसे कॉम्प्लेक्स की क्रियाविधि भी समझाई जा सकती है जिसमें सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता। अब यहाँ पे देखिएगा हमने क्या लिया, Na2Cl, ठीक है, Cl लिया है, अब प्लस Na2। अब इसकी रिएक्शन होगी तो हमें क्या मिलेगा, CONH2 फिर NO2 और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cl बाहर निकल जाएगा प्लस के साथ, ठीक है। मैकेनिज्म देखेंगे, इसकी क्रियाविधि 2 चरणों में पूर्ण होती है। फर्स्ट है CuEN2NO2Cl। यहाँ पे Na2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो फर्स्ट स्टेप में हमने इसमें क्या ले रहे हैं, Na2 ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, CONH2NO2Cl, ठीक है। कंजुगेटेड बॉन्ड कोऑर्डिनेशन नंबर 7 होगा इसका, ठीक है। अब सेकेंड नंबर का देखते हैं, सेम चीज़ें हैं, स्लो मतलब कि ये सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप और ये स्लो सेकेंड, ठीक है। सेकेंड स्टेप होगा, सेकेंड स्टेप में हमने क्या लिया है, -Cl लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके साथ ये पूरी रिएक्शन साथ में हो जाएगी और जो Cl है वो प्लस के साथ बाहर निकल जाएगा और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होगा। अब रेट ऑफ रिएक्शन K होगा, यहाँ पे CONH2 सेम चीज़ें और Cl को हमने साथ में लिख लिया है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका क्या होगा, इसकी कोटि कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक स्टेप में ही हमारा पूरा आ गया है। सो गाइस यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और MSc केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। थैंक यू।